फर्स्ट क्लास है तो अपने को एक बार सिलेबस के बारे में बात करना चाहिए. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कुछ लोग होंगे ऐसा जिनको मे बी ये सिलेबस के बारे में ऑलरेडी पता होगा. किसी किसी के पास में ये पीडीएफ है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी. किसी किसी के पास हो सकता है ना भी हो अभी. आई हैव सेंट आउट टू फ्यू पीपल. आई डोंट नो इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन. तो है क्या यहाँ पे देखो. आई एम श्योर यू गाइज आर अवेयर. आपका सीए फाउंडेशन के अंदर में यू हैव 4 पेपर, राइट. 1 2 3 4 पेपर. एंड पहला पेपर आपका अकाउंट्स का है विच इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव. दूसरा आपका लॉ का पेपर है. लॉ के अंदर में वी हैव 2 थिंग्स, लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. इसमें लॉ 60 नंबर का है, बीसीआर 40 नंबर का है. ये भी पूरा सब्जेक्टिव है. दिस इज नॉट एमसीक्यू. पहले एक जमाने में हुआ करता था एमसीक्यू, अभी ये एमसीक्यू नहीं है. दिस इज कोर सब्जेक्टिव पेपर. देन यू हैव मैथ्स एलआर स्टैट्स का पेपर जिसमें मैथ्स 40 नंबर का है, एलआर 20 नंबर का है, स्टैट्स अगेन 40 नंबर का है. दिस इज एमसीक्यू विथ अ नेगेटिव मार्किंग. अगर आप रॉन्ग करते हैं तो माइनस होगा. कितना माइनस होगा सर? 14.25. ठीक है. देन लास्ट पेपर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स विच इंक्लूड्स बिजनेस कमर्शियल नॉलेज 40 नंबर का, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 नंबर का. इसमें अगेन सेम लॉजिक 0.25, मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कटा, पर नंबर 25.25. नाउ सर अभी अपने ये सब बात क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू हैव अ गिव यू अ ब्लूप्रिंट और मे बी व्हाट वी जनरली टिपिकली से इन आवर कॉर्पोरेट लाइफ दैट हेलीकॉप्टर व्यू, कि आपको पता हो कि आपके पूरे सीए फाउंडेशन के अंदर में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी. इसी पन्ने में मे बी आफ्टर द क्लास आई विल शेयर दिस इन द ग्रुप इटसेल्फ, तो सबके पास आ जाएगा. इसमें आप देखो, आई विल टॉक अबाउट बिजनेस लॉ. आपको पता है अकाउंट्स का क्लासेस जो है वो आनंद सर लेंगे, है ना. इको का क्लासेस जो है वो एकता मैम लेगी. मैथ्स के क्लासेस जो है सुनील सर लेंगे. और आपका लॉ और बीसीआर वाला जो पेपर है वो क्लासेस जो है वो मैं लेने वाला हूँ. अब अपने अगर बात करें लॉ के अंदर में, बिजनेस लॉ के अंदर में we will be having total 5 chapters. 1 2 3 4 5. यहाँ आप देखो, ये आपको एक इंडिकेटिव मार्क्स दिख रहा है. आई होप सबको स्क्रीन ढंग से दिख रहा है ना. एक बार कोई भी एक जन अनम्यूट करके प्लीज बता दो. आप लोग को कहीं कोई इश्यू है तो वी कैन. हेलो, सर दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है. दिख रहा है ना. ग्रेट ग्रेट. हाँ. तो या सो देखो लॉ के अंदर में ना अपने, ये आपको ये जो इंडिकेटिव मार्क्स देख रहे हैं, दिस इज समथिंग जो हम अपने मर्जी से नहीं बनाया है. दिस इज समथिंग जो इंस्टीट्यूट ने ही दिया है. बट देन अगेन व्हाट इज द फ्लिप साइड ऑफ इट. इंस्टीट्यूट ना हर समय इसको फॉलो नहीं करता है. मोटा मोटी फॉलो करता है बट पूरा तरीका से नहीं करता है. बोलने का मतलब क्या है, देयर हैव बीन टर्म्स जहां यहाँ 20 के बदले 25 नंबर से पूछा है. सर 60 में एक चैप्टर से 25 नंबर उठा के पूछ ले रहे हैं, जहां एक दूसरा चैप्टर सिर्फ 5 नंबर का वेटेज रख रहा है. आंसर इज यस, ऐसा कर रहा है. सो दिस गिव्स अस एन वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि आउट ऑफ दिस 5 चैप्टर्स इन योर सिलेबस, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सर समझ गए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं करना, ऐसा मत समझना. अपने को करना सब कुछ है, लेकिन अपने को देखो सीए के अंदर में एक स्मार्ट स्टडी करना है. हमेशा अपने को पता होना चाहिए विच हैज बी मोर वेटेज काइंड ऑफ अ थिंग, उसमें अपने ज्यादा फोकस करेंगे. जिसमें वेटेज कम रहेगा उसमें अपने कम फोकस करेंगे. लेकिन कम फोकस कैसे करेंगे, उसमें इन डेप्थ जाने में थोड़ा सा कहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. जैसे कंपनीज एक्ट जो है, ये फाउंडेशन पे ना खाली ऊपर ऊपर से है. इसमें हम लोग इन डिटेल्स, मतलब एक्सट्रीम डिटेल्स नहीं जाएंगे. अपने क्लासेस में जब पढ़ाई करेंगे आपको लगेगा सर इतना डेप्थ में जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट डेप्थ, बिकॉज फाउंडेशन में उसका लिमिटेशन है. सो अकॉर्डिंगली और क्लासेस होता रहेगा तब आपको ये चीज के ऊपर और क्लैरिटी डेफिनेटली आ जाएगा. दिस इज अबाउट द लॉ पार्ट. देन कम्स योर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला हिस्सा. देखो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में दिस इज इफेक्टिवली नथिंग सेपरेट. आप लोग जानते हैं दिस इंग्लिश, ये वही है. बीसीआर इज नथिंग बट इंग्लिश. लेकिन अपने जो करके आए हैं उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके अलग से चीज है, और स्ट्रक्चर्ड वे में है, पता है हाँ ये करके जाना है, ये नहीं करके जाना है. उस तरीका से यहाँ पे चीजों को अपने को लेके आगे बढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल सी यू हैव इंग्लिश के अंदर में कम्युनिकेशन बोलकर एक चैप्टर, दिस इज कोर थ्योरी. व्हेन आई से कोर थ्योरी, you'll have direct questions from here, 5 नंबर का, which may include as easy question as what do you mean by communication and what are its effective way of communication,
और या फिर उसके अंदर से डीप विद इन अपने इसमें सेपरेट डिस्कशन करेंगे, तो वो वहां से क्वेश्चंस निकाल निकाल के पूछता है। सेंटेंस टाइप के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक पोर्शन, जो अपने क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 न जाने कितने बार इन चीजों को करके आए हैं। वोकैबुलरी का मतलब, आई एम श्योर यू गाइज आर अवेयर, यहाँ पे अपने वर्ड्स के ऊपर में बात करेंगे, राइट? वर्ड्स के ऊपर में बात करेंगे, मतलब क्या है इसका, कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फ्रेजेस अलग अलग। तो क्या सर यहाँ पे ये सारा वर्ड्स अपने को क्या ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी याद करना है? वो तो पॉसिबल है नहीं। इंस्टीट्यूट ने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दिए, बट एग्जाम में वो खाली उससे पूछे, ऐसा भी नहीं है। सो दिस इज समथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग जो आपको ग्रेजुअली करना होगा। सर ग्रेजुअली करना होगा मतलब आप एक दिन एक शीट लेके बैठ जाएंगे, इतना सारा वर्ड करना है, तब तो होने से रहा। ये आपका नॉर्मली व्हाट इज योर कमांड ऑन इंग्लिश, उस पर डिपेंड करेगा। अभी एक बार ये सिलेबस डिस्कशन के बाद ये कमांड ऑन इंग्लिश के ऊपर में भी हमको आपसे कुछ बात करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस दिस इज फर्स्ट क्लास, अपने को वो बात करना जरूरी है। तो अपने उस टाइम पे वोकैबुलरी पे भी एक और डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन, you all know it, we know it. One second, let me admit few people in the waiting room. Yeah, so comprehension के अंदर में what I typically call it as open book exam, है ना? यहाँ पे आपके पास में एक पैसेज रहेगा, उसमें से आपको आंसर करना है। ये ओपन बुक एग्जाम जो हम बता रहे हैं आपको, कॉम्प्रीहेंशन, ये 5 नंबर का है। ये 10 नंबर इंक्लूड्स अनदर पोर्शन ऑफ नोट मेकिंग, विच इज अगेन अ पोर्शन ऑफ राइटिंग स्किल। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन यहाँ इंग्लिश बोलकर मैक्सिमम चीज आपका राइटिंग स्किल के ऊपर में डिपेंड करेगा, एंड हेंस द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज correspondence and reporting, which is relating to business. फर्दर अगर आप इसमें देखो, इस राइटिंग स्किल के अंदर में भी इसका देखो मार्क्स 0 है, बिकॉज यहाँ लिखा जाता है कि इस चैप्टर में खाली इतना ही बोला है कि राइटिंग स्किल क्या होता है, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपसे कुछ पूछेगा नहीं। ये प्रेसी, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर्स, ईमेल्स, समथिंग व्हिच यू गाइस हैव ऑलरेडी डन, हाउएवर वी विल डिस्कस इट, बट जस्ट आपको एक फीलिंग देने के लिए कि हाउ द सब्जेक्ट्स हैव बीन प्लान्ड। रेज्यूमे राइटिंग, इसका एक सेपरेट पूरा क्लास लगता है, मीटिंग इसके लिए एक सेपरेट पूरा क्लास लगता है, इसमें डिफरेंट मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे। This resume writing again is very very important for you, both from exam point of view and for your real life. We'll discuss how actually अपने को अपना resume बनाना है। देखो आपको सीए फाउंडेशन के बाद इंटर करोगे, इंटर के बाद आर्टिकलशिप के लिए, एंड देन फाइनल के बाद नौकरी के लिए रेज्यूमे का जरूरत पड़ेगा। सो इस पर अपने एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, पैटर्न्स, वे जैसे अपने को रेज्यूमे बनाना चाहिए। सो व्हाट डज दिस मीन? आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा कि ऑल्दो इंग्लिश के पोर्शन में सिलेबस या चैप्टर का नाम अपने को दिया हुआ है, बट वो दिया हुआ खाली पोर्शन से आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि पूरा पेपर वहीं से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर सीइंग दिस कॉम्प्रीहेंशन, है ना, ये जो कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर में पैसेजेस कहां से आएंगे? पैसेजेस जनरली आएंगे न्यूज़पेपर वाले। अब अगेन, अभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग, आप लोग मैक्सिमम जन अभी शायद न्यूज़पेपर लेना बंद कर रखे होंगे, है ना? तो फिर सर हम लोग न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़े? तो ये तो एक अच्छा बहाना मिल गया कि सर कहाँ से पढ़े। तो अभी अपने फिजिकल न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी वी विल हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन रीडिंग डिफरेंट थिंग्स। सर क्या क्या रीड करना जरूरी है हम लोग को? देखो हम आपके साथ ना, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आपको कोई कोई चीज के बारे में बता रहे, चॉइस वुड बी योर्स कि आप ये सारी चीजों को टेकअप करें नहीं करें। तो लेकिन आपको ये सारा चीज अगर आप फॉलो करते हैं ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्या क्या सर? एक ऐप है जिसका नाम है इन शॉर्ट्स। आप में से कोई इसको डाउनलोड कर रखा है? एक बार अनम्यूट करो प्लीज, बताओ मेरे को। हाँ डाउनलोडेड है। डाउनलोडेड है, ग्रेट। और कोई? नो सर। नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो ये इन शॉर्ट ऐप क्या है, इसमें ना अपने को 60 वर्ड्स में न्यूज मिलता है। अच्छा मैं पहले बता दूं, मैं यहाँ पे जो भी ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई रॉयल्टी नहीं मिलने वाला है ना, तो ये मत सोचना कि सर आप अपने लिए तो नहीं बता रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। ये जस्ट
प्ले स्टोर में अवेलेबल एप्स है विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इन शॉर्ट्स के अंदर में आपको 60 वर्ड्स में न्यूज फटाफट फटाफट से मिल जाता है। आपको दो फायदा, एक आपको अपडेट्स मिल गया न्यूज के बारे में, दूसरा थोड़ा बहुत एक कम बेसिस पे भी जिसको रीडिंग का उतना आदत नहीं है, तो जो फेसबुक या पबजी में टाइम जा रहा है उसके बदले अपने को टाइम यहाँ पे लेकर आना है। सेकेंड, यहाँ हम लोग वोकैबुलरी का बात कर रहे थे। देयर इज वन वेरी गुड ऐप, GRE डेली वोकैबुलरी। इसमें ना ऑन अ डेली बेसिस वन वर्ड, सोच के देखो, रोज का एक वर्ड जानना कौन सा बड़ा बात है। एक साल बाद लेकिन 365 वर्ड होगा। आप आज अभी अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे इंग्लिश का, सोचोगे अच्छा 300 वर्ड लिख लें, 350 वर्ड लिख लें, तो शायद ना लिख पाए। लेकिन अगर आप इसको एक प्रोसेस में डाल देंगे ना कि रोज अपने सिर्फ एक वर्ड सीखेंगे, ज्यादा थोड़ी सीखना है, एक ही तो सीखना है, तो उससे क्या होगा, यू विल हैव अ गुड बैंक ऑफ वर्ड्स, जो आप आगे जाके ना आगे बहुत लोगों के ऊपर निकल पाओगे। देखो सीए हम लोग सब बन जाएंगे, लेकिन सीए के साथ साथ में अगर आप इन सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे, इन थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क नहीं करोगे, तो वहां थोड़ा सा दिक्कत आएगा। आई नो किसी किसी को ज्ञान जैसा लग रहा होगा, बट ठीक है, सह लो थोड़ा सा देर। देन देर इज वन वेरी गुड ऐप which I have recently started using, which is called Magster. What is this Magster? इसमें ना कुछ मैगजीन्स वगैरह है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह है, कुछ अच्छे अच्छे चुनिंदा चीज आपको रीड करने को मिलेंगे। यू विल देखो आज के डेट में ना ऑनलाइन कंटेंट इतना ज्यादा है कि अपने को पता ही नहीं अपने कितना ज्यादा स्क्रैप पढ़ रहे होते हैं। तो यू कैन पिक एंड चूज जो आपका इंटरेस्ट एरिया, इन शॉर्ट के अंदर में भी यू पिक एंड चूज जो आपका इंटरेस्ट एरिया, वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे भी यू कैन सिलेक्ट आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बेसिस पे। सर ये सारा खाली ये बीसीआर के लिए इतना जरूरी है क्या? नहीं, ये सिर्फ बीसीआर के लिए इतना जरूरी नहीं है। दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट। वन सेकेंड, आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स के साथ में जो एक पोर्शन है ना बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का, उसमें पता है इंस्टीट्यूट ने चला के एक लाइन लिख दिया है, चला के ये लाइन लिख दिया है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड बिजनेस मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड वॉच टेलीविजन। वाह, सर टीवी देखने भी अलाउ कर रहा है, बट टीवी में आपको क्या देखना है? आपको देखना है CNBC TV 18। यू हैव टू सी बिजनेस चैनल्स एंड नॉट दिस ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप्स। अपने को ये बिजनेस चैनल्स वगैरह देखना है, उसमें से कुछ डेटा लेना है, अपने को अवेयर होना है कि हाँ अभी क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन एक्सपेक्ट वेरी वेल एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन योर क्वेश्चन पेपर इन योर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट में, BCK में, रिलायंस का डील पर। अभी रिलायंस का इतना सारा डील हो रहा है, यू शुड बी अपडेटेड विद इट। तो ये सारा अपडेट आपको कोई किताबी ज्ञान में तो मिलेगा नहीं ना। आप जब ये सब पढ़ते रहोगे ओवर टाइम ऑब्वियसली ये आपका डेवलप हो जाएगा। Apart from that, I would again want you guys to be a little participative person. आप लोग कोई बुक्स रीड करते हो? I just want to understand how you people think, what you do, है ना। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा एक दूसरा को समझना चाह रहे हैं। How many of you read books? Yes. हेलो, हाँ सर करते हैं। कौन बोल रहा है? सौरभ? यस सर। सौरभ क्या बुक्स पढ़ते हैं? चेतन भगत। चेतन भगत का। चेतन भगत। और बस इसका ही अच्छा लगता है और कुछ नहीं फिलहाल। ओके, एंड बाकी लोग? बाकी लोग सेम सर, फिक्शन नॉवेल्स। फिक्शन किसका? फिक्शन नॉवेल्स। हाँ, बट फिक्शन ऑथर किसका बुक पसंद है तुमको? ये चेतन भगत के ज़्यादा पढ़ते हैं सर, और बाकी थोड़ा बहुत मतलब द गर्ल, ये थोड़ा बहुत दूसरा टाइप का भी है तो वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने को ना थोड़ा बहुत ना देखो, जो लोग नहीं पढ़ता है, जो लोग पढ़ता है उसको भी आपको अभी दुख होगा सर आप ऐसा क्या बोल रहे हैं, बट सौरभ प्रथम तुमको सुन के दुख होगा। चेतन भगत मत पढ़ो यार, वो पढ़ने लायक चीज नहीं है ना। मतलब अब ग्रो अप वाला टाइम आ चुका है, तो वी शुड रीड गुड बुक्स बाय गुड ऑथर्स, मे बी डैन ब्राउन, मे बी सम अदर ऑथर्स। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको बीच बीच में कुछ बुक्स की PDF भी भेजता रहूंगा इफ यू वांट। You have to read some really good book which help us to develop our mind. That will in turn help in increasing your performance. Believe me, trust me, है ना। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। खैर, ये सारी जो भी बातें, अगर किसी को बुक्स पढ़ने में सही में इंटरेस्ट हो, डू लेट मी नो, विल डिस्कस ऑन दैट। आपको बुक्स वगैरह के बारे में भी बताएंगे, एंड ये सारी चीजें पढ़ाई में भी हेल्प करती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे वाले क्लासेस में ऑब्वियसली ये बुक्स पर अपने ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो जिसको ज्ञान लग रहा हो, दे कैन बी काम एंड कंपोज किया, सर ठीक है आज ही करा रहे, बार बार ये सर ज्ञान नहीं देने वाले। Anyways,
coming back to our topic, coming back to our ये लॉ एंड इसका वाला पोर्शन, बीसीआर का क्लासेस हम लोग इमीडिएटली शुरू नहीं करने वाले हैं. विल गो विथ लॉ के क्लासेस, थोड़ा लॉ का सिलेबस अपने ग्रिप में आ जाता है, उसके बाद यू नो वी विल स्लाइटली इंट्रोड्यूस बीसीआर. उसमें अभी से बहुत ज्यादा बढ़ने का है नहीं, अपने एक बार के लिए उसको स्किप कर सकते हैं. ठीक है ना. सिलेबस को लेके या फिर कोई भी बात अभी आपने किए उसको लेके मन में किसी के भी कोई डाउट है तो आई विल वेट फॉर 1 मिनट. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ भी मन में कुछ पूछना हो. देन यू नो वी विल स्ट्रेट अवे जंप टू द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू लॉ. अच्छा, ये आप लोग को पता है कि नहीं पता है, कल का न्यूज़ है ना. यू गाइस कैन अनम्यूट, अभी हमको और भी डिस्कशन करना है आप लोग से. तो हाँ सर, पता है सर. पता है ना ये. हाँ सर. सर पता है. ये व्हाट इज दिस एन इंडिकेशन, दिस इज एन इंडिकेशन कि आप लोग के लिए ना कंपटीशन और बढ़ने वाला है ना. मतलब अब जो रिमेनिंग टाइम है अपने को अभी से अब लग जाना है, अब कमर कस लेना है, डे 1 अपने को एक्टिव हो जाना है. तो देखो, नाउ आई एम जंपिंग टू आवर टॉपिक आफ्टर डिस्कसिंग विद सिलेबस एंड ऑल. लॉ के ऊपर में अपने को अब बात करना है. बिफोर आई स्टार्ट इसके बारे में बात करने के उसके पहले आई वॉन्ट यू पीपल अगेन, जो लोग आप लोग वापस अनम्यूट किए वापस अनम्यूट कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर व्यू. अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज लॉ, आप क्या समझते हो? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? सॉरी, कम अगेन. Rules and regulation. I heard it correctly. आपने से पूछा रूल्स और So set of rules that establish relationship between people and state. This was who? Priyanshu? Yes, sir. Great. आगे दिमाग से प्लीज. Corporate laws. खत्म हो, Corporate laws. समझ नहीं आया, वापस बोल. खत्म. Corporate laws. अब Corporate laws. Corporate laws. corporate law is again one of the branches of law, what I can say. But what our discussion now is, अपने तो जानते ही नहीं है कॉर्पोरेट क्या भाई, अपने तो अभी देहाती बन के बात करेंगे. अपने पहले बेसिक क्या होता है, तो अपने को ये समझना है ये लॉ क्या होता है ना. और कोई सर एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, तो उसमें धीरे धीरे एक एक करके लॉज एस्टैब्लिश किए, रूल्स एंड रेगुलेशंस. यश बोल रहा था ये, राइट? या सो यश बोल रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है और वो अपने को फॉलो करना पड़ता है. और प्रियांशु अच्छा चीज बोला सेट ऑफ रूल्स एस्टैब्लिश टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट पीपल एटसेट्रा. तो टेल मी वन थिंग, यस टेल मी वन थिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन बनाया क्यों होगा? सर ताकि जो वर्किंग्स जितने भी वर्किंग्स है, किसी भी चीज की वर्किंग्स है, वो सही तरीके से चले, फ्लुएंटली और मतलब इफेक्टिवली काम करे सर. करेक्ट. सो लेट अस गो वन स्टेप डाउन अगेन. ये वर्किंग अच्छे से चले, सही तरीका से चले, इसके लिए सोचने के लिए जरूरत क्या पड़ा, माने कौन सी वर्किंग, कैसी वर्किंग, क्यों लगा कि भाई वर्किंग अच्छे से चले? सर क्योंकि अगर वर्किंग्स ठीक से नहीं होंगे तो क्योस होगा, और मतलब कि कोई फॉलो नहीं करेगा तो फिर सब अपने अपने तरीके से करने लग गए, तो फिर तो मतलब
काम नहीं होगा ना. I understand your point. I take your point, and then so I'll introduce a very important word to you guys. What I always say, law is nothing but a problem solver. एग्जाम में ये मत लिख कर आ जाना, प्लीज अंडरस्टैंड. हम लोग आज जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये अपनी ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि सर एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है ना, हौले हौले अपने वहां तक पहुंचे. अपने आज सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाने का कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. पहला कि लॉ सच में बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. दूसरा, अपने को ना समझना होगा कि कोई भी कानून अगर बना तो क्यों बना. अगर अपने को वो कानून क्यों बना समझ में आ रहा है, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन, तो फिर अपने उसको रिलेट कर पाएंगे. एंड देन अपने को ना लॉ याद नहीं करना पड़ेगा, अपने लॉ समझ पाएंगे. ठीक है, तो आज के बाद अपने जब भी कोई डिस्कशन करेंगे ना, यू शुड ऑलवेज हैव इन योर माइंड अ क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों. डू नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग सर ऐसा क्यों. जब तक आप क्यों का, आपका सारा क्यों का आंसर नहीं होगा, तब तक आपको लॉ के बेसिक समझ में ही नहीं आएगा. नाउ सर व्हाई दिस प्रॉब्लम सॉल्वर. अब एक बार थोड़ा देर हम ही बोल रहे हैं, सो आप लोग प्लीज एक बार वापस सब अपना अपना म्यूट कर लो. तो प्रॉब्लम सॉल्वर, कैसा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है. तो आप लोग एक बात बताओ, आप लोग सब हिंदी पढ़ा है. हिंदी में एक सेकंड, आई एम वेटिंग. सो अपने जब हिंदी पढ़ते थे, निबंध विबंध लिखने बोला जाता था, तो अपने कुछ एक लाइंस लिखते थे, सम वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी गुड लाइंस, जो मेरे को अपनी स्कूल डेज से याद है. दैट इज अगेन कमिंग एंड लिंकिंग अप हियर, विच इज कि जब जब धरा विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू रीड एंड राइट. यहाँ पता है क्या है, वो किसी भी रूप में कोई महामानव नहीं आएगा, वो किसी भी रूप में कोई लॉ आ जाएगा और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करके चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब ये वर्ड सुने हैं, डाउरी. सुने ना, डाउरी का मतलब क्या है, दहेज, राइट. हम लोग सब आज की डेट पे ये जानते भी हैं कि दिस इज नॉट अ गुड, दहेज, डाउरी इज नॉट समथिंग फॉर गिव. इंडिया में क्या हुआ 1961 में एक एक्ट. एक्ट क्या होता है अपने बात करेंगे, आपको एक तरीका बता रहा हूं लॉ को समझने का. एक एक्ट लाया जिसका नाम था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. क्या बोला इसमें, बोला जो भी आदमी ये दहेज मांगेगा उसको सजा होगा. तो बहुत बढ़िया, दहेज मांगेगा उसको सजा होगा. लड़की वाला जब दे रहा है तो उसका हिम्मत तो ये अभी तक जगह ही नहीं है ना कि वो बोले कि भाई सामने वाला हमसे मांग रहा है. तो क्या हुआ, तब भी दहेज मांगेगा तो सजा होगा, खाली यहाँ तक रोकने से भी दहेज का प्रथा रोक नहीं पाया. तो लोगों को समझ में आया, लोगों को मतलब लॉ मेकर्स को समझ में आया कि नहीं यार, अपने को ना इसमें और कुछ भी इंक्लूड करना चाहिए. सो दे इंक्लूडेड जो दहेज देगा उसको भी सजा. कि कितना तगड़ा ये चीज है, सुनने में वन लाइन है बट ये कितना तगड़ा चीज है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी आदमी दहेज देगा या जो भी आदमी दहेज लेगा, दोनों को सजा होगा. अब जब दोनों को सजा होगा तो फिर देने वाला आदमी और लेने वाला आदमी दोनों के मन में डर आया. सर लेकिन ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में दहेज वाला चीज चल रहा है, लेकिन ना बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है. अर्बन एरियाज में कम है, रूरल में यस अभी भी है, बट अगर आप पास्ट पे जाओगे, हिस्ट्री पे जाओगे, तो जो सिचुएशन था अब वो नहीं है. तो इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज प्रॉब्लम ऑफ डाउरी was tried to be solved by bringing some rules under Dowry Prohibition Act. मतलब एक लॉ क्यों बनाना पड़ा, कानून क्यों बनाना पड़ा, जिससे कि एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सके. एक और थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अनदर एग्जांपल कुड बी, आप में से कोई ना कोई डेफिनेटली टू व्हीलर्स चलाता होगा, है ना. अब हम लोग जब टू व्हीलर्स चलाते हैं, जो चलाता है वो इस बात से रिलेट कर पाएगा जो हम बोलने जा रहा है. आप देखेंगे बहुत लोग क्या करेंगे ना, टू व्हीलर्स लेके तो निकल जाएंगे, अपना फटफटिया लेके तो निकल जाएंगे, लेकिन हेलमेट ना उनके हाथ में होगा, यहाँ नहीं पहनेंगे. जहां दूर में मामा दिख जाएंगे वैसे ही
पहनेंगे। सोचो आप, हम लोग को हेलमेट पहनना क्यों था? हम लोग को हेलमेट पहनना था अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो देयर कुड बी समथिंग व्हिच इज ग्रॉस, समथिंग व्हिच इज नॉट डिजायर्ड, और उसमें बहुत बुरा हालत हो सकता है, इवन लोगों का जान तक चला जाता है। लेकिन हम लोग हेलमेट पहनते क्यों हैं? हम लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि अपने को 100 का पत्ती बचाना है। मतलब क्या है, अपने समाज में प्रॉब्लम क्या चल रहा था, लाख लोगों को समझा दो, फ्री में हेलमेट बांट दो, जो भी कर दो, लेकिन लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, मतलब नहीं पहनेंगे। सर आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है एक सर्टेन जगह पे। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड हैदराबाद फॉर सम वर्क, तो वहां तो मैक्सिमम लोग ओल्ड हैदराबाद में, उन लोग तो कोई हेलमेट पहनते ही नहीं है। यहाँ आपको कैलकाटा में तो फिर भी दिखेगा कि हेलमेट पहन रहे हैं। तो सर इसमें प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे हो गया? इसमें प्रॉब्लम सॉल्वर ये इसलिए हो गया, सी, पीपल वर सफरिंग बाय नॉट वेयरिंग हेलमेट, उनको समझाया गया पहनो भाई, पहनो भाई, पहनो भाई, नहीं माना, तो सरकार को क्या करना पड़ा? सरकार को अलग से कानून बनाना पड़ा कि भाई अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो भाई गांधी जी ढीला करना पड़ेगा। मीनिंग, उससे क्या हुआ, लोगों के मन में डर आया, लोगों को लगा कि नहीं भाई ये जरूरी है, करना पड़ेगा। एंड हेंस वी could solve majority of our problem relating to accident and death where helmets was not worn by the rider or the pillion, है ना? आई थिंक आपको ये भी पता होगा, बहुत सारे स्टेट्स में तो अब ये भी नियम है, जो राइडर जो हेलमेट पहनता है, पिलियन भी वही पहनता है। पिलियन मतलब जो पीछे बैठता है, तो पीछे जो बैठता है उसको भी फुल हेलमेट पहनना पड़ेगा, और जो सामने बैठता है उसको भी फुल हेलमेट पहनना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आपको ये बात पता होगा। सो सर हम लोग बात क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग समझना क्या चाह रहे हैं? हम लोग समझना चाह रहे हैं सिंपल भाषा में लॉ क्या होता है। वन वर्ड आंसर, लॉ इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगेन दिस इज नॉट योर एग्जाम का आंसर, दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट लॉ इज। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उसको और अगर सर हम लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में बोलने का सोचें कि सर लॉ क्या होता है, तो उसको कैसे आंसर करेंगे? तो उसको हम लोग आंसर करेंगे, वी विल से लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस। देखो लॉ का और टेक्निकल डेफिनेशंस भी है, उसके अंदर में और अलग अलग डिस्कशंस होता है, ऑर्डर, सर्कुलर, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। हम आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, उन सारे हेवी डिस्कशंस में नहीं जाना चाहता है। विल कीप द क्लास लाइट, हल्का हल्का बातचीत करेंगे। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे आपको लॉ के बारे में बीच बीच में और बहुत सारे अपडेट्स देगा, जब आपको समझ में आएगा कि हाँ लॉ के अंदर में और बहुत चीज समझने का है। सो सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस एक्सेट्रा, which help us to maintain relation between, now this is important, between people and people, people and government, people and people and government, और एक सर क्या है, और एक है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। सर व्हाट डज दिस मीन? देखो दो लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहना चाहिए, बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ द पीपल को गवर्न करता है लॉ को। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत डायनामिक चीज होता है, बिकॉज पीपल का बिहेवियर इज वेरी डायनामिक। पीपल और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंक्लूड्स बोथ सीजी, एसजी। सर सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट। अपने केस में बात करें, सीजी मतलब सर मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट ममता दीदी। तो सर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, आपने सुनते हैं ना मोदी जी और ममता दीदी, ममता दीदी और मोदी जी, उनके बीच का रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने के लिए लॉ बनाया जाता है। तो वो लॉ बनाया जाता है मतलब सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये गाइडलाइंस ही एक्चुअली में लॉ बना। तो सर हम लोग इसको रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करते हैं? इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ही इन रूल्स को फॉलो करते हैं और रूल्स को फ्रेम करते हैं। एंड इसीलिए जब भी आप मुंह से, किसी के भी मुंह से लॉ सुनते हैं, तो सबसे पहला वर्ड्स जो आता है वो आता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशंस में क्या अंतर है, क्या नहीं है, क्या टेक्निकलिटीज है, इन सारी बातें को अपने करेंगे, बट वो सारी बात अभी के लिए पार्क करके रखते हैं, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे करेंगे। अभी सिंपल चीज को समझ रहे हैं खाली। सर तो लॉ क्या सबसे ऊंचा चीज है? इज इट सुप्रीम? इफ यस सर, इफ इट इज सुप्रीम, तो और क्या चीज है जो सुप्रीम नहीं है? देखो एक्चुअली में हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर में जो है उसको हम लोग बोलते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन। आप सुने होंगे जब भी कोई मिनिस्टर लोग शपथ लेता है, ओथ लेता है, तो उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करने का शपथ लेते हैं, वी विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। वो क्या बोलना चाहता है कि संविधान को मानूंगा, यानी दिस इज सुप्रीम। इफ यू गाइज आर फॉलोइंग नरेंद्र मोदी और मे बी उनका भाषण वगैरह, सो 3 दिन पहले मोदी जी का 3 दिन पहले मोदी जी का एक स्पीच था। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो 3 दिन पहले मोदी जी का स्पीच था, उसमें मोदी जी ने कहा कि गांव का प्रधान या फिर देश का प्रधानमंत्री सबके लिए नियम एक है, कोई भी उस नियम से ऊपर नहीं है, मतलब कोई भी इंसान इस लॉ से ऊपर नहीं है। लॉ इज समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जब बात करते हैं तो हम दोनों को एक साथ बात करते हैं, तो इससे ऊपर कोई नहीं है, हर किसी को इसको मानना पड़ेगा। अच्छी बात है सर, लेकिन सर अगर हमको पता ही नहीं है तब क्या करें? ये तो आप बता दिए कि सर लॉ हर किसी को मानना पड़ेगा, लेकिन मान लो हमको पता ही नहीं है कि लॉ क्या है। सो टेल मी, सो इफ आई आस्क, मेरे को ऊपर स्क्रीन पे अभी प्रथम दिख रहा है, प्रथम का नाम दिख रहा है। सो प्रथम, टेल मी वन थिंग, एक बार अनम्यूट कर अपने आप को। प्रथम एक चीज बता मेरे को, क्या हम किसी का मर्डर कर दें और फिर हम ये बात बोल दें यार सर हमको तो मालूम नहीं था मर्डर करने से फांसी होता है, मेरे को छोड़ दीजिए? नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? हम तो बोल रहे हैं, हमको कानून नहीं मालूम था सर, हम एकदम कसम खाते हैं हम कानून मानेंगे, लेकिन कानून पता तो होना चाहिए। पता ही नहीं है तो मेरा क्या गलती है? पर गलत काम तो किया है ना। गलत काम किए हैं तो गलत काम तो सर, मेरा मॉरल कंसाइंस बोला ही नहीं वो गलत है तो हम कर दिए। क्या ये सारा तर्क दे सकते हैं हम? और 2 बार ये तर्क बोलेगा तो तुम बोलेगा सर क्या बकवास किए जा रहे हैं आप, है ना? बोलने का मतलब क्या है, हम लोग एक एक चीज हम लिख रहे हैं। सो आई एम राइटिंग अ फ्रेज हियर, आप देखिएगा, ignorantia juris non excusat। सर ये क्या है? दिस इज अ लैटिन मैक्सिम, यहीं से लॉ शुरू होता है। दिस सेज, आप ये नहीं बोल सकते कि हमको कानून पता नहीं है। कानून आपको पता है नहीं पता है, हम मानेंगे कि आपको आपके देश का कानून पता है। मतलब वी कैन नॉट सेव आवर सेल्फ बाई सेइंग दैट आई डिडंट नो अबाउट द लॉ, एंड हेंस इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोला जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। देखो आप में से कितना जन नोटबुक लेके बैठा है, कितना जन हौले हौले सिर्फ आके बैठ गया, हमको पता नहीं है। सिंस फर्स्ट क्लास है एवरीथिंग इज फॉरगिवन, बट आपको सब, आप लोग सब कोई को जब भी क्लास करने बैठेंगे नोटबुक के साथ बैठना है, रूल्ड नोटबुक लेना है, बिकॉज एग्जाम में आपका जो आपका एग्जाम पेपर आएगा वो सिंगल रूल लाइन वाला आने वाला है। सो प्लेन को अवॉइड करिए, रूल वाला अगर ले सके तो रूल को लीजिए। दूसरा, ट्राई टू गेट इनटू हैबिट ऑफ यूजिंग ब्लैक पेन, अगर आप ब्लैक पेन यूज नहीं करते हैं तो। वाई सर ब्लैक पेन पेन? बिकॉज एग्जाम में, सीए के एग्जाम में, आप एकदम एकदम अपने अंदर गांठ मान लेना, सीए के एग्जाम में यू कैन यूज ओनली एंड ओनली, यू कैन ओनली एंड ओनली यूज ब्लैक पेन। आप ब्लैक के अलावा और कोई पेन यूज नहीं कर सकते एग्जाम में, एंड हेंस आप अभी से ब्लैक पेन यूज करने का आदत डालोगे। नोट्स वगैरह पे जब मार्किंग होगा कल को, आप जब हार्ड कॉपी भी आपके पास होगा उसको भी आप जब रेफर करोगे तब ऑब्वियसली कलर्ड पेन यूज करेंगे। नोटबुक में कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा ब्लैक पेन का आदत बना सके। आदत का बात इसलिए बोला, जो लोग ब्लैक पेन यूज करते हैं उनको लगेगा सर इसमें क्या आदत है, जो ब्लैक यूज नहीं करते हैं, जनरली ब्लू यूज करते हैं, उनको एक बार ब्लैक में दिक्कत आता है, कॉन्शियस माइंड में दिक्कत, सबकॉन्शियस माइंड में दिक्कत आता है, तो वो आफ्टर अ वीक वो आदत आ जाता है, इसलिए ब्लैक पेन में आना है।
कमिंग बैक टू दिस, इग्नोरेंशिया यूरिस नॉन एक्सक्यूज एड, आप लोग अभी तक का कुछ भी नोट करने का चीज नहीं था, बट दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू नोट इन योर कॉपी. इग्नोरेंशिया यूरिस नॉन एक्सक्यूज एड एग्जाम में पूछता है. दिस इज अ लैटिन मैगजीन व्हिच मींस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे कानून नहीं मालूम था. कानून आपको पता ही होना चाहिए. और इसीलिए हम लोग एक और लाइन बोलते हैं, आप लोग ये भी सुने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिस शुड प्रिवेल. सर व्हाट डज दिस मीन? आपने बोलते हैं ना न्याय की जीत होनी चाहिए, न्याय हमेशा उच्चतम है, न्याय रहना चाहिए, न्याय होना चाहिए. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन, जस्टिस का मतलब होता है, दिस वर्ड जस्टिस मीन्स टू डिजर्व. जो जैसा डिजर्व करता है वैसा उसको मिलना चाहिए. दिस इज व्हाट व्हेन वी से जस्टिस, उसका मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी का मर्डर करता है तो हमको फांसी होना चाहिए, क्योंकि हम वो डिजर्व कर रहा है, एंड हेंस जस्टिस हैज बीन प्रिवेल्ड. है ना? डोंट सी इट अदर वे अराउंड कि भाई अगर किसी का मर्डर किया और हमको फांसी हुआ तो जिसको मर्डर किया उसका घर वालों को जस्टिस मिला. एक्चुअली में वो जस्टिस इधर हुआ है कि भाई व्हाट आई डिजर्व आई शुड गेट, और अगर अपने कुछ गलत काम करेंगे तो वी डिजर्व पनिशमेंट. इसलिए हम लोग बोलते हैं जस्टिस. आई एम श्योर ये आपके लिए थोड़ा नया चीज होगा किसी किसी के लिए, कि लॉ को समझने के लिए ये समझना जस्टिस मतलब समथिंग टू डिजर्व. तो जो जो डिजर्व करता है वो उसको मिलते जाना चाहिए. हम लोग आज का जो डिस्कशन है ना उसको बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं. क्यों बिट्स एंड पीसेस में कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग आज अलग 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 चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एंड देन आने वाले क्लासेस में इन चीजों को यूज करेंगे. तो आपको तब समझ में आएगा, अच्छा सर ये तो फर्स्ट क्लास में बात किए थे, ये तो फर्स्ट क्लास में बात किए थे. अगर किसी को लगे कि सर स्क्रीन आप जल्दी हटा दिए हैं तो प्लीज आप अनम्यूट करके हमको बता देना, आई विल वेट फॉर यू. अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रहा हो, है ना, थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ पे उतना समझ में नहीं आ रहा आप कितना फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे को रोकिएगा, आप आके बीच में टोकिएगा, वी विल गो डाउन, स्लो डाउन आवर स्पीड. स्क्रीन बीच बीच में वापस ले आएगा, जैसा भी हो आप बताते ही जाइएगा. यहाँ कुछ मिट तो रहा नहीं है, जो है सामने वापस भी आ जाएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन. टिपिकली जब हम लोग लॉ का बात करते हैं ना, तो हम लोग लॉ के लिए दो बात कर सकते हैं, सिविल, क्रिमिनल. लॉ के लिए सिविल, क्रिमिनल. सिविल इज समथिंग जहां पे जनरली मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है. मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है मतलब हम लोग यहाँ पे कंपेंसेशन से काम चला लेते हैं. मतलब बिटवीन टू डिफरेंट पार्टीज कुछ ऐसा कांड हुआ जिसमें हमको लगा भाई तुम मेरे को नुकसान पहुंचाया, तुमको भरपाई करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा. उस तरह का चीजों को हम लोग बोलते हैं सिविल. ऑन द कॉन्ट्ररी, क्रिमिनल को एक वर्ड में बोले तो जघन्य अपराध. दिस इज समथिंग जो आपको नहीं करना चाहिए था, एंड हेंस इसमें अपने को एज अ पनिशमेंट फिजिकल हार्म पहुंचाया जाता है. थर्ड डिग्री सुनते हैं, फांसी सुनते हैं. फांसी क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस, इसलिए ना फिजिकल हार्म दिया जाता है, पनिशमेंट. सो लॉ अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बहुत बड़ा. लॉ के पहले आप क्या वर्ड लगा देंगे, लॉ के पहले आप जो शब्द लगा देंगे उससे लॉ का डेफिनेशन समझ में आने लगेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट सिविल, सिविल लॉ, इट इज रिलेटिंग टू समथिंग वेयर वी आर कंपेंसेटिंग वन पर्सन. if we talk about criminal law, so criminal यहाँ पे लगा दिए, तो we are talking about something very gross that has happened, and hence since something very gross has happened, तो physical harm अगर नहीं पहुंचाएंगे तो justice will not prevail, and hence criminal law. I hope आप लोग ये बात को समझ पा रहे होंगे. आगे बढ़ते हैं. आई एम अगेन सेइंग, लगे स्पीड हो रहा है तो प्लीज मेरे को रोक देना. अपने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिविल क्रिमिनल इसका बात कर रहे थे ना. एक और बात आप लोग के साथ करना है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट इन रेम वर्सेस. सर आप ये सब क्या सब आज आप लिख रहे हैं, कौन सा भाषा लिख रहे हैं?
just in rem versus just in persona. This is again Latin. क्या होता है? अगेन एग्जाम में पूछता है तो ध्यान से समझिएगा. जस्ट का मतलब हो गया राइट. हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉ के अंदर. सर आपकी साउंड काफी कम आ रही है. हेलो, अभी ठीक है? हाँ सर. हाँ, हम बोल रहे हैं लॉ के अंदर में हम लोग ना दो तरीका का राइट के बारे में बात करते हैं. दो तरीका का राइट होता है. एक होता है राइट अगेंस्ट अ थिंग. एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा. दूसरा होता है राइट अगेंस्ट अ पर्सन. इन दो तरह का अलग अलग राइट को ही हम लोग बोलते हैं जस्ट इन रेम, जस्ट इन पर्सोनम. लेट अस टेक एग्जाम्पल. से प्रियांशु. प्रियांशु एक बार अनम्यूट कर अपने आप को. प्रियांशु. Yes, sir. तो प्रियांशु टेल मी वन थिंग. बाहर निकला किसी कारण से Okay. और से तुम्हारे बहुत साउंड आ रहा है. प्रियांशु, सो तुम्हारे 1000 रुपये. हाँ सर. ठीक है. हेलो. हाँ हेलो. आ रहा होगा. व्हाट इज ट्राइंग टू जिससे आपको लगे हाँ बोरिंग सा हो जाएगा. तो मान ले प्रियांशु तेरे वॉलेट में 1000 रुपये कौन डिसाइड. सर आवाज नहीं आ रहा सर. एक बार फिर सबका अनम्यूट. सबका इज इट बेटर नाउ? आवाज ठीक है अभी? हाँ सर. तो प्रियांशु हम पूछ रहे हैं कि वॉलेट में अगर मान लो 1000 रुपया है यस सर. तो उस 1000 रुपया का क्या करना है ये डिसाइड कौन करेगा? सर मैं. खुद करेगा. हाँ सर. अच्छा, इसके पास इसको डिसाइड कितना है उसको क्या यूज करना है ये खुद. मतलब कि सर आवाज का इशू हो रहा है. आप एक काम करिए, आप पहले क्वेश्चन बोल दीजिए, उसके बाद फिर प्रियांशु अनम्यूट कर देगा. सर आवाज का काफी इशू हो रहा है. मतलब वो अनम्यूट करता है तो आपका आवाज का इशू हो जाता है. तो आप पहले क्वेश्चन अगर बोल देंगे उसके बाद वो अनम्यूट कर देगा तो सही हो जाएगा. ओके ओके ओके. टेकन पॉइंट टेकन. सो अभी तो चलो एक बार सब म्यूट हो गया. सो मेरा क्वेश्चन भी हो गया अभी तो एक बार. सो माय क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. माय क्वेश्चन वाज कि मान लो किसी के पॉकेट में से अपने एग्जांपल में प्रियांशु उसके वॉलेट में 1000 रुपया है. तो ये डिसीजन कौन लेगा कि इस 1000 का क्या करना है? सो आंसर इज सर ये डिसीजन वो खुद लेगा. सो द पर्सन हिमसेल्फ विल डिसाइड. है ना? कोई अनम्यूट कर रहा है एक बार अभी मत करो प्लीज. हाँ, आई होप कोई इशू नहीं है. इशू होने से प्लीज कर लेना, बता देना मेरे को. सो किसी के वॉलेट में कितना रुपया है वो खुद डिसाइड करेगा. मतलब ही हैज राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग हिज प्रॉपर्टी. मेरा चीज है, मेरे पास ये हक है कि इसको हम कैसे यूज करें. एंड आई हैव दिस राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड कि कोई और उसको यूज ना करे. इसी तरीका का हक को बोला जाता है लॉ के भाषा में जस्ट इन रेम. इसीलिए इसको हम लोग राइट अगेंस्ट द थिंग या राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड बोलते हैं. राइट अगेंस्ट द थिंग या राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड. On the contrary, से अगर आप कोई घर भाड़े में लेते हैं, आपने एक घर भाड़ा पे लिया, मंथ 1 आप रेंट दे दिए, मंथ 2 किसी भी रीजन से आपने रेंट का पेमेंट नहीं किया, तो क्या मंथ 2 के बाद में जो लैंडलॉर्ड है वो आके आपसे रेंट नहीं मांग सकता है? आंसर इज यस.
मांग सकता है? क्या वो लैंडलॉर्ड मेरे पास आके बोल सकता है कि सर आपका स्टूडेंट है जो मेरे साथ घर भाड़ा पे लिया था, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट था तो हम उसको घर भाड़ा पे दे दिया था, आप उसका रेंट का पेमेंट करो? हम क्या बोलेगा उसको, चल भागो यहाँ से? मतलब क्या है, रेंट का एग्रीमेंट तुम्हारे बीच में और उस लैंडलॉर्ड के बीच में हुआ, अगर तुम उसका पेमेंट नहीं करेगा तो उस लैंडलॉर्ड के पास में राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन आया है। राइट अगेंस्ट अ पर्सन को बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम। सो वी आर डिस्कसिंग हियर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट इन रेम, जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट अ थिंग, जो हमारा है वो हमारा है, हम डिसाइड करेंगे किसको यूज करना है नहीं करना है। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब जब अपने दो जन के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन किसके ऊपर केस करेगा नहीं करेगा ये सारा डिसीजन यहां से निकल कर आता है। तो एक आइसोलेटेड डिस्कशन था, जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट अ वर्ल्ड, जस्ट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट अ वर्ल्ड, जस्ट इन पर्सोनम मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्सन। सर रियल लाइफ में इसको कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक बार बात करते हैं जस्ट इन रैम को। जस्ट इन रैम का आप समझो, अब हम जो आपको बोलेगा उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यू गाइस वुड हैव हर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लोगो, ये सब होता है ना। तो ये जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जस्ट इन रैम के तहत आते हैं। आज मेरे इंस्टीट्यूट का एक पर्टिकुलर लोगो है, उसकी जगह पे अगर मेरे को मन करे रिलायंस इंडस्ट्रीज का लोगो लगा दे, तो क्या हम लगा सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज रिलायंस हैज जस्ट इन रैम, उसका लोगो वही यूज कर सकता है, ही कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट। तो वो किसी को भी रोक सकता है, राइट अगेंस्ट दी वर्ल्ड, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। जस्ट इन पर्सनम, जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल कोई ऑब्लिगेशन के तहत कोई एक दूसरा को अपने राइट देते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से चीज समझ में आया होगा, व्हाट इज राइट अगेंस्ट अ थिंग, व्हाट इज राइट अगेंस्ट अ पर्सन। आई वुड वांट एक एक करके प्लीज, अगर आप लोग हमें आपको एक बार म्यूट कर रहे हैं प्लीज आप। इस स्क्रीन पे अभी मेरे को यश दिख रहा है सबसे पहले। सो यश, कोई डाउट है तो बता मेरे को यहाँ तक में। सर कोई डाउट नहीं है, बट मेरे को एक चीज पूछनी थी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा तो वो किसी स्पेसिफिक चैप्टर में लाई कर रहा है या फिर मतलब इन जनरल हम लोग लॉ को डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी सेक्शन? अभी जनरल बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास का भी इनिशियल पॉइंट का डिस्कशन जो है वो जनरल बात ही रहने वाला है। और जब तक ये चीज अपने को नहीं समझ में आएगा, किसी चैप्टर के अंदर एंटर करना गलत होता है। ठीक है सर, समझ गया। और वैसे कोई इशू नहीं है, सब क्लियर है। क्लियर है ना? किसी को कोई अभी तक का डिस्कशन पे कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। नो सर। क्लियर है, ग्रेट। प्रीति, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर, नो डाउट। ग्रेट। तो देखो, हम लोग आज का जो डिस्कशन है ना, उसको यहीं पे एक बार स्टॉप करेंगे। यहीं पे स्टॉप करने का कारण क्या है, अभी आपको पता है 4 बजे से आपका इकोनॉमिक्स का क्लास है एकता मैम के साथ में। हम लोग वापस नेक्स्ट कब मिल रहे हैं? हम लोग मिल रहे हैं, आपको प्रॉपर टाइम टेबल तो हम दे ही देगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, अपने क्लासेस जो लॉ का होने वाला है वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 PM एवरी डे, मैंने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तीनों ही दिन 2 PM पे अपने लॉ के क्लासेस को करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। मतलब आज सैटरडे, अपने संडे के बाद मंडे को मिलने वाले हैं वापस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस आज जो डिस्कस किए उसको एक बार ब्रीफिंग कर लेंगे 5 मिनट के अंदर में, एंड देन वी विल मूव ऑन, जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी के लिए इतना ही है। अगर मेरे से कोई भी काम हो, डिस्कशन हो, डाउट हो, कभी भी कुछ भी चीज के लिए, आई एम अवेलेबल 24/7 एनी टाइम। आप मेरे को, आप मेरा नंबर जिन लोग के पास नहीं है प्लीज नोट कर लो, आप मेरे को इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। I hope that's all. So done for the day from my side. जिसके पास में इकोनॉमिक्स का मैसेज का लिंक नहीं गया है वो प्लीज एक बार सेपरेटली मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, उसको हम लिंक भेज दे रहे हैं एकता मैम वाला, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द क्लासेस फ्रॉम 4 PM इकोनॉमिक्स वाला। आई थिंक दैट्स ओके। सो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।